आप सभी का हार्दिक स्वागत है भाई। हम अपने पिछले अध्याय में भारत के भूगोल से संबंधित कुछ चैप्टर की बात कर चुके हैं और आज हम अपने अगले चैप्टर की नई शुरुआत कर रहे हैं। चैप्टर का नाम है भारत का अपवाह तंत्र। और भारत के अपवाह तंत्र में अगर हम बात करें तो जितनी नदियां हैं, इन नदियों का एक सामान्य सा वर्गीकरण हम पढ़ने वाले हैं, जिसमें उद्गम बिंदु का वर्गीकरण और गंतव्य बिंदु का वर्गीकरण। इन नदियों पर बनने वाले कुछ महत्वपूर्ण बांधों की हम चर्चाएं करेंगे और साथ ही साथ यहाँ पर किन किन नदियों से संबंधित किन किन परियोजनाओं का निर्माण किया गया है या विभिन्न सिंचाई परियोजनाएं जो हैं वो किन किन नदियों से संबंधित हैं, इन सभी तथ्यों की हम चर्चाएं करने वाले हैं। दोस्तों देखो, सबसे पहले तो हम यहाँ बात ये करेंगे कि भाई ये जो अपवाह तंत्र हम पढ़ रहे हैं, अपवाह कहते किसे हैं? जल का एक निर्धारित मार्ग द्वारा प्रवाह है, जल का एक निर्धारित मार्ग द्वारा प्रवाह है, अपवाह कहलाता है। और इस प्रकार जलमार्गों का जब एक जाल तैयार हो जाता है तो इसे अपवाह तंत्र कहा जाता है। क्या कहेंगे भाई? इसे हम अपवाह तंत्र कह देंगे, ठीक है। और प्राकृतिक जो अपवाह तंत्र का विकास है वो नदी और उसकी कुछ सहायक नदियों के द्वारा कर दिया जाता है। तो आज जो हमारा अपवाह तंत्र है, भारत के अपवाह तंत्र में अगर हम बात करें कि यहाँ अपवाह तंत्र को प्रभावित करने वाले जो कुछ महत्वपूर्ण कारक हो जाते हैं, ये कौन कौन से हैं? देखो, हमने कहा कि एक निर्धारित मार्ग द्वारा प्रवाह को हम अपवाह कहते हैं और जब कई जलमार्ग इस प्रकार का अपवाह बनाते हैं तो इसे अपवाह तंत्र कहा जाता है। और जब नदी और उसकी सहायक नदियों के द्वारा इस प्रकार का अपवाह तंत्र बनाया जाता है तो ये प्राकृतिक अपवाह तंत्र कहलाता है, ठीक है। अब ये जो अपवाह तंत्र है, इस अपवाह तंत्र को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? सबसे पहला कारक हम बात कर रहे हैं कि भाई किसी भी क्षेत्र में जो चट्टानी स्वरूप और संरचनाएं हैं ये अपवाह तंत्र को प्रभावित करती हैं। चट्टानें अगर मुलायम है तो उनका अपर्दन शीघ्रता से होगा और अपर्दन के फलस्वरूप नदी द्वारा विभिन्न प्रकार की स्थलाकृतियों का निर्माण हो जाता है, जैसे क्षिप्रिकाएं हो सकती हैं, जलप्रपात हो सकता है, वी आकार की घाटी है, गार्ज है और कैनियन। ये सभी स्थलाकृतियां कब बनेंगी? जब नदी के द्वारा अपर्दन का कार्य किया जाता है। और अपर्दन कार्य चट्टान की संरचना पर निर्भर करता है। अगर चट्टानें कठोर हैं तो अपर्दन की जो क्रिया है वो मंद गति से होगी, अपर्दन अपेक्षाकृत कम होगा। लेकिन अगर चट्टानें मुलायम हैं तो ये अपर्दन जो है वो अधिक सक्रिय हो जाता है। उसके बाद में देखें तो जो चट्टानी ढाल है, कोई भी स्थलाकृति है, इस स्थलाकृति का ढाल तीव्र है तो वहां पर वेग अधिक होगा और अपर्दन भी अधिक हो जाएगा, वहां पर झरने बनेंगे, जलप्रपात बन सकते हैं। लेकिन अगर हम कहें कि मैदानी स्वरूप है, ढाल कम है, तो जहां ढाल कम होता है वहां पर नदी के द्वारा अब अपर्दनात्मक कार्य नहीं होते, जिसे मैदानों में हम देखें तो निक्षेपणात्मक कार्य हो जाते हैं, ठीक है। तो स्थलाकृति का ढाल भी जो है वो अपवाह तंत्र को प्रभावित करता है। वहीं हम बात कर रहे हैं कि किसी नदी में जल की मात्रा कितनी है। अगर जल की मात्रा अधिक होगी तो नदी के द्वारा जो अपर्दन और निक्षेपणात्मक कार्य हैं वो अधिक मात्रा में किए जाएंगे। अगर जल की मात्रा कम है तो वहां पर अपवाह तंत्र छोटा विकसित होगा। इसके बाद अगर हम बात करें, जो अपवाह हो रहा है, जल का जो प्रवाह हो रहा है वो कुछ समय के लिए है, अल्पकालिक, यानी कि हम ऋतुवत की बात कर लेते हैं। जैसे कुछ नदियां हैं वो ऋतु के अनुसार प्रवाहित होती हैं, मौसमी नदियां होती हैं। लेकिन कुछ नदियों की अगर हम बात करें तो वो सदा नीरा होती हैं, वर्ष पर्यंत बहने वाली होती हैं। जैसे हम बात करें कि हिमालय अपवाह तंत्र, तो हिमालय से निकलने वाली अधिकांश नदियों को वर्ष भर बहते हुए देखा जा सकता है। लेकिन प्रायद्वीपीय भारत की जो सभी नदियां हैं वो वर्ष भर नहीं बहती हैं। जब वर्षा काल होता है तो जल की आपूर्ति हो जाती है, अतः उनमें जल की आवक बढ़ने से नदियां
बहने लगती हैं, लेकिन ऋतु चले जाने पर जब जल की आवक नहीं रहती है तो ये नदियां जो हैं वो प्रवाहित नहीं हो पाती हैं। तो इस प्रकार से ये सभी जो स्वरूप हैं वो किसी न किसी रूप में अपवाह तंत्र को प्रभावित कर लेते हैं। तो अपवाह तंत्र को प्रभावित किया, चट्टानी स्वरूप और संरचना की चट्टानें कठोर हैं या मुलायम है। उसके बाद में स्थलाकृति का जो ढाल है, ढाल अगर अधिक है तो वो अपने निकटवर्ती क्षेत्र से छोटी छोटी और जलधाराओं को लेके बड़ा स्वरूप बना लेती हैं। उसके बाद में देखा प्रवाहित जल की मात्रा, अगर सहायक नदियों की मात्रा अधिक है तो वहां पर जल की मात्रा भी बढ़ जाएगी और जल की मात्रा बढ़ने से अपवाह तंत्र का जो है विकसित स्वरूप देखने को मिल जाता है। और लास्ट में हमने बात की है कि ये जो अपवाह है वो कितने समय के लिए है। सदा नीरा हमेशा बहने वाली नदियों में अगर हम बात करते हैं तो अपवाह तंत्र जो है वो अलग प्रकार का बनता है। वहीं अगर देखा जाए तो जो ऋतुवत नदियां होती हैं, वर्षा ऋतु में जिनको जल की प्राप्ति हो जाती है, इनमें अपवाह तंत्र अलग प्रकार का विकसित हो जाता है दोस्तों। अब देखिए यहां जो भारत का अपवाह तंत्र हम पढ़ रहे हैं, इसका एक छोटा सा वर्गीकरण हम देख रहे हैं। भारत के अपवाह तंत्र को हमने दो आधारों पर विभाजित किया है। पहला हमने रखा है कि भाई नदी का जो उद्गम बिंदु है, नदी कहां से निकलती है, नदी के उद्गम बिंदु के आधार पर नदी के अपवाह तंत्र को हमने यहां पर पुनः दो भागों में बांटा। पहला जो अपवाह तंत्र है ये हिमालय अपवाह तंत्र कह सकते हैं, यानी हिमालय पर्वत से निकलने वाली नदियां। और दूसरे की अगर बात करें तो ये आ जाता है प्रायद्वीपीय पठार का अपवाह तंत्र। प्रायद्वीपीय पठार का अपवाह तंत्र यानी हमारा जो दक्षिण भारत है, ये जो पठारी प्रदेश है, इस पठारी प्रदेश पर जब वर्षा ऋतु में जल की मात्रा बढ़ती है तो यहाँ पर अनेक नदी तंत्रों का विकास होने लगता है। ठीक है, हिमालय अपवाह तंत्र की अगर हम बात करें तो हिमालय पर्वत से कुछ नदियां निकलती हैं, जैसे सिंधु अपवाह तंत्र है, सिंधु और उसकी सहायक नदियां आ जाती हैं, गंगा और उसकी सहायक नदियां आ जाती हैं, और ब्रह्मपुत्र और उसकी सहायक नदियां आ जाती हैं। तो तीन बड़े अपवाह तंत्र हम हिमालय अपवाह तंत्र में बात करने वाले हैं, सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र। यहीं अगर हम प्रायद्वीपीय पठार की बात करें तो प्रायद्वीपीय पठार पर देखिएगा महानदी है, स्वर्ण रेखा है, गोदावरी है, कृष्णा है, कावेरी है, नर्मदा है और ताप्ती। ये सभी नदियां जो हैं वो प्रायद्वीपीय पठार से निकलती हैं, इसीलिए इनको हमने क्या कहा है, नदी उद्गम बिंदु के आधार पर वर्गीकरण। दूसरा वर्गीकरण अगर देखें तो ये आ जाता है नदी के गंतव्य बिंदु, कि नदी का जो जल है वो अंतिम रूप से कहां जाकर गिरता है। तो नदी का जल या तो अरब सागर में, तो हमने कहा अरब सागरीय अपवाह तंत्र, और दूसरा हमने कहा बंगाल की खाड़ी का अपवाह तंत्र। कुछ नदियां हैं ये गिरती कहां है, कुछ नदियां आ जाती हैं भाई अरब सागर की ओर। ये जो प्रायद्वीपीय भारत हम देख रहे हैं, इस प्रायद्वीपीय भारत के पश्चिमी भाग में अगर देखें तो पश्चिमी भाग में अरब सागर स्थित है, यहां पर आ जाता है भाई अरब सागर। अगर पूर्वी भाग की बात करते हैं तो यहां आ जाता है बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी। तो दो स्वरूप यहां प्राप्त हो रहे हैं, एक तो अरब सागर में गिरने वाली नदियां, एक बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां हो जाती हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर देखा जाए कि कौन सी नदियां हैं जो अरब सागर में अपना जल लेके आती हैं, हमने उत्तर भारत से आने वाली एक सिंधु नदी की बात कर ली। ये जो सिंधु नदी है, इस सिंधु नदी का जल कहाँ गिरता है भाई, अरब सागर में गिर जाता है। अगर हम प्रायद्वीपीय पठार पर देखें तो नर्मदा और ताप्ती, एक नदी तो आती है नर्मदा जो विंध्याचल सतपुड़ा की घाटी में बहती है, और दूसरी नदी आ जाती है भाई ताप्ती नदी जो सतपुड़ा अजंता की घाटी में प्रवाहित होती है और अरब सागर में अपना जल लेके जाती हैं। वहीं दूसरी ओर अगर देखा जाए तो यहां से आने वाली ब्रह्मपुत्र, इसकी सहायक नदी गंगा, ठीक है। उसके बाद में हमने देखा स्वर्ण रेखा है, महानदी है, गोदावरी है, कृष्णा है, कावेरी है। ये सभी जो नदियां हैं वो अपना जल कहाँ की ओर लेके आती हैं भाई, बंगाल की खाड़ी की ओर लेके आती हैं। तो इस आधार पर हमने देखा दोस्तों कि नदियों में अपवाह तंत्र का जो वर्गीकरण है वो हमने दो आधारों पर किया है। और यहां से प्रश्न क्या बन सकता है कि भाई कौन सी नदी जो है वो हिमालय अपवाह तंत्र का भाग है या नहीं है, या फिर कौन सी नदी जो है वो प्रायद्वीपीय पठार का अपवाह तंत्र का निर्माण करती है। ये सामान्य से प्रश्न है, हमें डायग्राम के माध्यम से भी किसी नदी की जो अवस्थिति है वो कहाँ है, इस आधार पर हम इसको अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। अब देखिए
अगर हम आगे बात करें कि ये जो कुछ फैक्ट्स हम देख रहे हैं भारत के अपवा तंत्र में नदियों से संबंधित कुछ फैक्ट्स की अगर हम बात करते हैं तो एक तो आ जाता है कि भारत की सबसे लंबी नदी, तो भारत की सबसे लंबी नदी आ जाती है भाई ब्रह्मपुत्र नदी। और ब्रह्मपुत्र नदी के अपवाह क्षेत्र की अगर हम बात करें, ये जो ब्रह्मपुत्र नदी हम पढ़ रहे हैं, ये ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत क्षेत्र से निकलती है और भारत के अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश कर जाती है। तो भारत में तो इसका अपवाह क्षेत्र अरुणाचल प्रदेश और असम दो ही राज्य में है, लेकिन भारत से होकर गुजरने वाली सभी नदियों में जो लंबाई आ जाती है वो ब्रह्मपुत्र की सर्वाधिक देखेगी। उसके बाद में भारत में सबसे बड़े अपवाह द्रोणी वाली, अब यहां पर नदी का अपवाह क्षेत्र पूछा जा रहा है। हम कैचमेंट एरिया ऑफ ए रिवर की बात करें, भाई एक नदी में कितने क्षेत्र का जो जल है वो आकर मिलता है, इस आधार पर नदी की द्रोणी बनती है। तो नदी द्रोणी की अगर बात की जाती है तो नदी द्रोणी के आधार पर गंगा नदी भारत की सबसे बड़ी नदी कही जाती है, क्योंकि गंगा नदी में संपूर्ण उत्तर भारत का जो अपवाह क्षेत्र है ये सम्मिलित हो जाता है। यहां अगर हम हिमालय से निकलने वाली इस गंगा नदी की बात करें तो इस गंगा नदी में अनेकों सहायक नदियां आकर मिलती हैं, जैसे ये गंगा नदी है और इस गंगा नदी का ये अपवाह क्षेत्र है। अब इस गंगा नदी में मिलने वाली जो सहायक नदियां हैं, रामगंगा, घाघरा, गंडक, कोसी, महानंदा, ये सभी नदियां हिमालय से आ जाती हैं। वहीं हिमालय से आने वाली एक यमुना नदी इसकी सहायक नदी हो जाती है। इस यमुना नदी की मुख्य जो सहायक नदी है ये आ जाती है भाई चंबल नदी। चंबल नदी में बनास आ जाती है, बेडच, यहाँ से काली सिंध, आहू, परवन, पार्वती, ठीक है, ये कुछ सहायक नदियां हैं। चंबल, केन, बेतवा, ये यमुना की 3 सहायक नदियां, चंबल, केन और बेतवा। और यहां से हम बात करते हैं सोन नदी की। तो इस प्रकार से ये जो कैचमेंट एरिया, ये जो अपवाह द्रोणी हम देख पा रहे हैं, तो ये है भी कितने क्षेत्रफल में गंगा नदी का जो अपवाह तंत्र है वो प्राप्त है। तो गंगा नदी का जो अपवाह तंत्र फैला हुआ है वो लगभग संपूर्ण उत्तर भारत में है। तो नदी द्रोणी आधार पर, अपवाह द्रोणी आधार पर अगर देखा जाए तो यहां पर भारत की सबसे बड़ी नदी आ जाती है भाई गंगा नदी। उसके बाद में प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी, यहां पर अब हम बात करने वाले हैं प्रायद्वीपीय भारत की, पेनिनसुलर इंडिया की बात करने वाले हैं। और ये जो प्रायद्वीपीय भारत है, इस प्रायद्वीपीय भारत में सबसे लंबी नदी की अगर बात करें तो यहां पर गोदावरी नदी आ जाती है। ये जो गोदावरी नदी है ये प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है भी। गोदावरी नदी जो है ये प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है, जिसे वरहद गंगा या बूढ़ी गंगा के नाम से भी जाना जाता है, ठीक। अब देखो भारत का सबसे ऊंचा बांध, भारत का सबसे ऊंचा बांध अगर पूछे तो ये आ जाता है भाई भांकड़ा नांगल बांध। और भांकड़ा नांगल बांध जो है वो किस नदी पर है, तो ये आ जाता है सतलज नदी पर। भांकड़ा नांगल बांध सतलज नदी पर है। और ये जो बांध है इसके अंतर्गत पंजाब और हिमाचल प्रदेश का जो बिलासपुर है यहाँ पर भांकड़ा बांध का निर्माण किया गया है, जबकि पंजाब का जो रोपड़ है यहाँ पर नांगल बांध का निर्माण किया गया है। इस प्रकार से भांकड़ा नांगल बांध लगभग 226 मीटर ऊंचा, ये भारत का सबसे ऊंचा बांध हो जाता है जो कि सतलज नदी पर बनाया गया है। उसके बाद में अगला प्रश्न ये पूछ रहा है कि जो भारत है, इस भारत में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित, भारत में सर्वाधिक ऊंचाई पर, तो ये जो गंगा नदी यहाँ उत्तराखंड से निकल रही है, यहाँ पर उत्तराखंड में एक जिला आ जाता है टिहरी गढ़वाल, और यहीं पर एक बांध स्थित है भाई टिहरी बांध। कौन सा बांध आ जाता है? टिहरी बांध। तो टिहरी बांध बनाया गया है भागीरथी नदी पर, टिहरी बांध का निर्माण किया गया है भागीरथी नदी पर, जो कि गंगा का प्रारंभिक स्वरूप है। गंगा नदी गंगोत्री हिमानी के गौमुख से जब निकलती है तो भागीरथी के रूप में निकलती है। और यहाँ इसकी एक सहायक नदी आ जाती है भिलंगना, इसकी सहायक नदी आती है भिलंगना। और इन दोनों के संगम पर
एक बांध का निर्माण किया गया है, टिहरी बांध। तो भारत का सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित बांध पूछा जाता है तो ये टिहरी बांध आ जाता है दोस्तों। जबकि अभी हमने बात की है कि सबसे ऊंचा बांध कौन सा है, तो ये आ जाता है भाखड़ा नांगल बांध। वहीं अब अगर हम बांधों में देखें तो भारत का सबसे लंबा बांध पूछा जा सकता है, भारत का सबसे लंबा बांध भी हीराकुंड बांध। और ये जो हीराकुंड बांध है ये आ जाता है ओडिशा के संबलपुर में। संबलपुर, और संबलपुर जो है ये ओडिशा में स्थित है भाई। ओडिशा में इस बांध का निर्माण किया गया है महानदी पर। कौन सी नदी पर है? महानदी पर। तो हमने देखा कि सबसे लंबा जो बांध है वो कौन सा है भाई? हीराकुंड बांध। 4801 मीटर लंबा ये जो बांध है ओडिशा के संबलपुर में महानदी पर बनाया गया है। अब अगर हम देखें तो अगला प्रश्न पूछता है कि भाई सबसे ऊंचा जलप्रपात, सबसे ऊंचा जलप्रपात, वाटरफॉल की बात कर रहे हैं। और ये जो जलप्रपात है इस जलप्रपात का नाम है जोग गरसोपा। क्या हो जाता है भाई? जोग गरसोपा। और जोग गरसोपा जो जलप्रपात है ये बनाया गया है शरावती नदी पर, शरावती नदी पर। और शरावती नदी जो है ये कर्नाटक के शिमोगा जिले से निकलती है और पश्चिमी घाट को पार करते हुए अरब सागर में गिरती है। तो जब ये पश्चिमी घाट को पार करती है तो यहाँ पर कुछ बांधों का निर्माण किया गया है, राजा, रानी, रॉकेट, रोरर और डैम ब्लाचे। इस प्रकार के बांधों को मिलाकर यहाँ जो जलप्रपात बनता है यह आ जाता है जोग गरसोपा, जिसे महात्मा गांधी जलप्रपात भी कहा जाता है दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पर हमने कुछ इवेंट देखे हैं कि भाई भारत की सबसे लंबी नदी पूछेगा तो ब्रह्मपुत्र, भारत में सबसे बड़ी अफवाह द्रोणी वाली नदी पूछा जाता है तो ये आ जाती है भाई गंगा नदी। उसके बाद में प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी पूछ रहा है तो ये आ जाती है गोदावरी नदी। भारत में सबसे ऊंचा बांध पूछ रहा है, ऊंचे बांध की बात करें तो ये आ जाता है भाई भाखड़ा नांगल बांध। सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? भाखड़ा नांगल बांध। वहीं पर पूछ रहा है कि भाई सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित, तो सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित टिहरी बांध की हमने बात कर ली। यहां पर सबसे लंबा बांध आ जाता है हीराकुंड जो कि महानदी पर स्थित है। और भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात पूछा जाता है तो जोग गरसोपा महात्मा गांधी जलप्रपात जो कि शरावती नदी पर स्थित है। अब देखिए यहां पर हमने जो दो अपवाह तंत्र देखे, एक तो हिमालय अपवाह तंत्र और एक आ जाता है प्रायद्वीपीय पठार का अपवाह तंत्र। इन दोनों अपवाह तंत्र की तुलनात्मक अगर हम बात करें तो यहां पर हमें दोनों ही अपवाह तंत्र में कुछ विशेषताएं देखने को मिलती हैं। जैसे पहले हम बात कर रहे हैं कि ये जो हिमालयी नदियां हैं, हिमालय का जो अपवाह तंत्र है इनमें नदियां सदा नीरा होती हैं। सदा नीरा जो वर्ष पर्यंत प्रवाहित होने वाली, वर्ष पर्यंत प्रवाहित होने वाली ये जो नदियां आ रही हैं इन नदियों को हम सदा नीरा नदियां कहते हैं। हिमालय क्षेत्र में बर्फ जो है, इस बर्फ के पिघलने से, हिमानी ग्लेशियर्स के पिघलने से नदी में जल की मात्रा बनी रहती है तो इन्हें हम सदा नीरा या वर्ष पर्यंत बहने वाली नदियां कह सकते हैं। और इनकी जो द्रोणियां हैं इन द्रोणियों का आकार विशाल होता है। अब अगर हम उत्तर भारत में आने वाली सिंधु नदी द्रोणी की बात कर लें या फिर हम गंगा नदी द्रोणी की बात कर लें या फिर ब्रह्मपुत्र नदी द्रोणी की बात कर लें, उत्तर भारत में तीनों ही जो नदी द्रोणियां हैं वो बड़ी नदी द्रोणियों के रूप में देखने को मिलती हैं। ये नदियां गहरी घाटियां महाखंड गार्ज का निर्माण करती हैं। जब पर्वतीय क्षेत्र से उतरती हैं तो पर्वतीय क्षेत्र से महाखंड गार्ज वगैरह का निर्माण करती हैं। जैसे अगर सिंधु नदी की हम बात करें तो सिंधु नदी के द्वारा भारत का सबसे गहरा गार्ज सिंधु गार्ज का निर्माण किया गया है लद्दाख पर्वत को काटकर। लद्दाख पर्वत को काटकर सिंधु नदी के द्वारा भारत के सबसे गहरे गार्ज का निर्माण किया गया है जिसे सिंधु गार्ज कहा जाता है। और ये जो सिंधु गार्ज है ये बनता कहाँ है भाई? ये जम्मू कश्मीर में लद्दाख पर्वत को काटकर सिंधु नदी के द्वारा बनाया गया है। जब उत्तर भारत में हम सिंधु के अपवाह क्षेत्र को देखें, देखिएगा यहां हम बात कर रहे हैं सिंधु नदी की। और ये जो सिंधु नदी है तिब्बत क्षेत्र से निकलकर इस प्रकार भारत के उत्तरी भाग से आकर पाकिस्तान में प्रवाहित होकर अरब सागर में गिर जाती है।
तो यहाँ जो पर्वतीय संरचनाएं हैं जिनमें दो विशेष पर्वत आ जाते हैं, एक तो आ जाता है भाई लद्दाख पर्वत और एक आ जाता है जास्कर पर्वत। एक पर्वत तो आ रहा है लद्दाख और दूसरा पर्वत आ जाता है जास्कर। इन दोनों के मध्य से नदी प्रवाहित होती है और यहीं पर सिंधु गार्ज का निर्माण किया गया है। कौन से गार्ज की बात कर रहे हैं भाई? यहां पर हम बात कर रहे हैं सिंधु गार्ज की। तो सिंधु नदी के द्वारा सिंधु गार्ज का निर्माण किया गया है। अब ये गार्ज क्या होता है भाई? जब नदी अपवाह करती है या नदी का प्रवाह होता है तो धीरे धीरे नदी अपने वेग के साथ में कटाव की क्रिया करती है, अपरदन करती रहती है। इसी अपरदन के चलते हुए विभिन्न स्थलाकृतियां विकसित होती हैं, जैसे क्षिप्रिकाओं का निर्माण होता है, जलप्रपात का निर्माण होता है, वी आकार की घाटी का निर्माण होता है। और जब वी आकार की घाटी का आकार बढ़ जाता है तो इसे गार्ज कहा जाता है। ये जो वी आकार की घाटी है भी नदी के ऊपरी सतह में वेग अधिक होने से कटाव अधिक होता है तो चौड़ाई अधिक मिलती है, जबकि तली वाला जो भाग है यहाँ पर नदी की चौड़ाई कम देखने को मिलती है। और इसी का जब विस्तृत रूप बढ़ जाता है तो ऐसी स्थलाकृतियों को गार्ज कहा जाता है। और जब गार्ज अपनी विकसित अवस्था को प्राप्त कर लेता है तो इस प्रकार की बनने वाली स्थलाकृति को दोस्तों कैनियन कहा जाता है। क्या कहेंगे? इसको हम कैनियन कह देंगे। ठीक है, तो हमने देखा कि यहाँ पर जो विभिन्न प्रकार की स्थलाकृतियां बनती हैं इनमें एक विशेष स्थलाकृति आ रही थी बी गार्ज, जो सिंधु नदी के द्वारा बनाया गया, महत्वपूर्ण है। ठीक है, इसके बाद हमने देखा कि ये जो हिमालय से निकलने वाली नदियां हैं ये लंबी दूरियां तय करती हैं। पर्वतीय क्षेत्र से उतरकर मैदानों में प्रवाहित होती हुई या तो ये चली जाती है अरब सागर में या चली जाती है बंगाल की खाड़ी में। तो कहीं ना कहीं इनका जो अपवाह क्षेत्र है वो लंबा चौड़ा देखने को मिल जाता है और अपने मुहाने पर सामान्यतः ये डेल्टा का निर्माण करती हैं। अपने मुहाने पर किसका निर्माण कर लेती हैं? ये डेल्टा का निर्माण कर लेती हैं। भी डेल्टा किसे कहते हैं? तो डेल्टा की अगर हम बात करें कि नदी जब प्रवाहित होते हुए सागर तट पर या अपने मुहाने पर पहुंचती है तो अपने मुहाने पर पहुंचने पर जब ये छोटी छोटी जलधाराओं में विभाजित होकर सागर से मिलती है तो इसे हम कहते हैं डेल्टा। ये जो आकृति बन रही है इस आकृति को कहा जाता है डेल्टा। और ये जो त्रिभुजाकार आकृति है जिसे डेल्टा कहा गया है, ये डेल्टा शब्द का सबसे पहले प्रयोग करने वाले थे हेरोडोटस। सबसे पहले जो प्रयोग करने वाले थे ये आ जाते हैं हेरोडोटस। तो हेरोडोटस महोदय ने सबसे पहले डेल्टा शब्द का प्रयोग कर लिया था दोस्तों। ठीक है, उसके बाद अगर देखें तो आगे हम बात करें कि जो प्रायद्वीपीय पठार की नदियां हैं, इन प्रायद्वीपीय पठार में अधिकांश नदियां जो हैं वो ऋतुनिष्ठ होती हैं। वर्षा ऋतु में जल की आवक पर तो ये प्रवाहित होती हैं और छोटी नदियां जो हैं वो वर्षा ऋतु के बाद में प्रवाह नहीं कर पाती और इनकी नदी द्रोणी जो है ये प्राय छोटी होती हैं, क्योंकि भाई अगर दूरी कम तय कर रही हैं तो नदियों की जो द्रोणियां हैं ये द्रोणियां भी छोटी बनती जाती हैं। उसके बाद में देखा कि ये जो नदियां हैं ये तुलनात्मक दृष्टि से छोटी होती हैं, क्योंकि कम क्षेत्र पर दूरी तय करती हैं तो लंबाई कम देखने को मिलती है। अपने मार्ग में जलप्रपात बनने के कारण ये नौकागम्य नहीं है। हम बात करेंगे कि जो प्रायद्वीपीय पठार की नदियां हैं ये नौकागम्य क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जलप्रपात बनते रहते हैं। अधिकांश नदियों पर जलप्रपात बने हुए हैं, जबकि हिमालय से निकलने वाली नदियां जो हैं ये मैदानों में प्रवाहित होने के कारण नौकागम्य हैं। जैसे गंगा नदी की हम बात करें, राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 गंगा नदी पर विकसित हुआ, जबकि राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2 ब्रह्मपुत्र नदी पर असम के मैदानों में विकसित किया गया है। ठीक है, और यहाँ से आने वाली जो नदियां हैं इन नदियों के द्वारा अपने मुहाने पर ज्वार नदमुख का निर्माण किया जाता है। जब नदी अपने मुहाने पर सीधे ही सागर से मिल जाती है, यानी कि अब वो छोटी छोटी वितरिकाओं में विभाजित नहीं हो रही है, तो ऐसी स्थलाकृति को ज्वार नदमुख या एस्चुरी कहते हैं। और भारत में एस्चुरी निर्माण के लिए नर्मदा और ताप्ती ये दो नदियां महत्वपूर्ण हो जाती हैं। एक तो नर्मदा नदी है
और एक ताप्ती नदी है। भाई कौन सी नदियां हैं जो डेल्टा नहीं बनाती? अच्छा प्रश्न है, कौन सी नदियां हैं जो डेल्टा नहीं बनाती हैं? तो एक तो नर्मदा नदी आ जाती है और एक ताप्ती नदी आ जाती है, जिनके द्वारा डेल्टा का निर्माण नहीं किया जाता। अब आइए दोस्तों, हम यहाँ बात करते हैं कि ये जो बंगाल की खाड़ी और अरब सागरीय दो अपवा तंत्र हमने देखे, इनमें सबसे पहले हम बात कर लेते हैं बंगाल की खाड़ी के अपवा तंत्र पर। और बंगाल की खाड़ी के अपवा तंत्र में भारत की सबसे बड़ी नदी की हम बात करने वाले हैं, भी गंगा नदी। भारत की सबसे बड़ी नदी, जिसे राष्ट्रीय नदी भी घोषित किया गया है, ठीक है। और जो गंगा नदी है, इसे धार्मिक अनुष्ठान कार्यों में भारत की सबसे पवित्र नदी के रूप में माना है। और इसी के चलते नमामि गंगे परियोजना जो है, आप देखिएगा जून 2014 में प्रारंभ किया गया था, जिसका उद्देश्य था कि भाई गंगा में होने वाला जो प्रदूषण है इसको कम किया जाए। तो एक तो प्रदूषण को कम किया जाए और साथ में उसके संरक्षण और उसकी कायाकल्प का जो कार्य है, यानी कि भाई नए नए जो विकास के कार्य हैं गंगा के किनारे, इनको पूरा किया जाना। तो नमामि जो गंगे परियोजना है, नमामि गंगे परियोजना कब आ जाती है? भाई जून 2014 में केंद्र सरकार के द्वारा ये एक एकीकृत संरक्षण मिशन था, जिसे गंगा नदी के प्रदूषण को कम करने और उसके संरक्षण के लिए चलाया गया था दोस्तों। अब देखो, यहां हम बात करते हैं कि ये जो गंगा नदी है, इस गंगा नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि ये जो गंगा नदी है, ये गंगा नदी दो मुख्य जलधाराओं का, और भी छोटी छोटी जलधाराएं आती हैं, लेकिन दो मुख्य जलधाराएं हैं, जिनमें एक तो भागीरथी नदी आती है और दूसरी आ जाती है अलकनंदा। एक नदी तो कौन सी आ जाती है भी? भागीरथी नदी आ जाती है, और दूसरी नदी कौन सी आ जाती है? अलकनंदा नदी आ जाती है। तो यहां देखिएगा, ये जो भागीरथी है, भागीरथी नदी, जिसका उद्गम गंगोत्री हिमानी से हो जाता है, और दूसरी नदी आती है, जलधारा आ जाती है दूसरी, अलकनंदा। और ये जो अलकनंदा है, इसका उद्गम होता है भाई सतोपंथी हिमनद से सॉरी, कौन से हिमनद से? सतोपंथी हिमनद से। और इन दोनों का संगम अगर देखें तो ये दोस्तों हो जाता है देवप्रयाग में, देवप्रयाग में। तो हम बात कर रहे हैं कि गंगा भागीरथी और अलकनंदा का सम्मिलित रूप है, जिनका संगम देवप्रयाग में हो जाता है, ठीक है। और अगर हमने उद्गम देखा तो भाई उद्गम गंगोत्री के उत्तराखंड में गंगोत्री हिमानी के गौमुख स्थान से तो भागीरथी नदी का उद्गम हो गया, ठीक है। और यहाँ अलकनंदा का सतोपंथी से। गंगा की जो कुल लंबाई है ये लगभग 2525 किलोमीटर आ जाती है। और अगर हम प्रवाह की बात करें तो भारत और भारत के बाद में ये बांग्लादेश में चली जाती है। भारत में हम इसे भागीरथी या गंगा कह रहे हैं, जबकि बांग्लादेश की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर गंगा नदी को पद्मा नदी के रूप में देखा जाता है या पढ़ा जाता है, ठीक। अब देखिएगा, गंगा का जो अपवा क्षेत्र है ये भारत में किन किन राज्यों से हो जाता है? तो गंगा नदी का प्रवाह है भारत में अगर हम बात करें तो भारत में सबसे पहले उद्गम इसका हो जाता है भाई उत्तराखंड से, और उत्तराखंड में लगभग 110 किलोमीटर का अपवा क्षेत्र बना देती है। उसके बाद में अगर देखें तो भाई अच्छा प्रश्न बनता है कि उत्तराखंड के कौन कौन से, एक तो ऋषिकेश आ जाता है और एक हरिद्वार आ जाता है, ये दोनों ही किस नदी के किनारे हैं भाई? गंगा नदी के किनारे हैं। दूसरा उत्तर प्रदेश, जहां पर गंगा नदी का जो अपवा क्षेत्र है लगभग 1450 किलोमीटर का है, और उत्तर प्रदेश का कानपुर, इलाहाबाद और वाराणसी, ये तीनों ही मुख्य शहर गंगा नदी के किनारे स्थित हैं। उसके बाद में गंगा नदी का अपवा होता है भाई बिहार में, जहां पर लगभग ये 445 किलोमीटर का अपवा बनाती है, और बिहार का प्रमुख जो शहर पटना है ये भी गंगा नदी के किनारे। अब देखिए, नदी आती है पश्चिमी बंगाल में, और पश्चिमी बंगाल में बांग्लादेश सीमा पर एक बांध बनाया गया है। इस बांध का नाम होता है भाई फरक्का। इस बांध का नाम क्या है? फरक्का। ये जो गंगा नदी इस प्रकार से प्रवाहित हो रही है, अब ये फरक्का बांध से आगे बांग्लादेश में चली जाती है, और यहाँ से इसकी एक वितरिका अलग होती है जिसे कहा जाता है हुगली नदी। कौन सी नदी कहेंगे इसको? हुगली नदी कहेंगे, ठीक है। अब यहाँ एक अच्छा प्रश्न ये है भाई, गंगा नदी भारत के किन किन राज्यों से होकर निकलती है? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिमी बंगाल।
यहां हम बात करें कि गंगा नदी जो है जब इन मैदानी क्षेत्रों से होकर गुजरती है तो यहां पर एक राष्ट्रीय जलमार्ग का निर्माण करती है। और हम देखें तो ये जो प्रयागराज है, इलाहाबाद का वर्तमान में प्रयागराज परिवर्तित नाम है, तो इस प्रयागराज से लेकर पटना और पटना से लेकर फरक्का और फरक्का से लेकर अगर देखें तो हल्दिया तक ये नौका गम्य हो जाती है। और यहाँ पर हम बात करेंगे NW1 नेशनल वाटरवे संख्या 1, राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 किस नदी पर विकसित किया गया है? गंगा नदी पर। कहाँ से विकसित किया गया है? इलाहाबाद यानी कि प्रयागराज से। और कहाँ तक आ जाता है? तो ये हल्दिया तक आ जाता है। और ये जो हल्दिया है ये किसके किनारे है भाई? हुगली नदी के किनारे हैं। और हुगली एक वितरिका है। वितरिका का मतलब होता है कि जब किसी मुख्य नदी से कोई जलधारा पृथक होती है तो इसे हम वितरिका के रूप में पढ़ते हैं। तो कौन सी नदी आ रही है? हुगली नदी आ जाती है, जिसका उद्गम कहां से होना है? फरक्का बांध से हो जाना है। ठीक है, अब देखो जब हम बात करें कि भाई गंगा नदी का जो उद्गम है वो हमने दो जलधाराओं के रूप में देखा है, जिसको एक को कहा हमने भागीरथी और दूसरी नदी को हमने कह दिया अलकनंदा। तो ये जो भागीरथी और अलकनंदा इन दोनों का संयुक्त रूप देखिएगा, ये जो अलकनंदा नदी है, ये अलकनंदा नदी यहां पर मिल रही है किस नदी से भाई? तो ये नदी आ जाती है भागीरथी। ठीक है, ये दो मुख्य जलधाराएं हैं। अब इन दो मुख्य जलधाराओं का जो संगम हो रहा है, ये संगम हो जाता है भाई देवप्रयाग में। और देवप्रयाग में इसको नाम क्या मिल जाता है? गंगा। दूसरी महत्वपूर्ण विशेषता कि जब भागीरथी नदी के साथ में एक छोटी नदी भिलंगना मिलती है तो इनके संगम पर यहाँ पर एक बांध का निर्माण होता है, जिसे हमने कहा था भाई टिहरी बांध। ये कौन सा बांध आ जाता है? ये टिहरी बांध आ जाता है। ठीक है, उत्तराखंड में स्थित है और भारत का सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित बांध भी हो जाता है। उसके बाद देखें तो अब देखो इस अलकनंदा नदी में कुछ छोटी छोटी जलधाराएं आकर मिलती हैं। और इन छोटी जलधाराओं की अगर हम बात करें तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर एक धौली गंगा नदी आकर मिलती है। और धौली गंगा नदी का अलकनंदा से संगम जहाँ होता है उसे विष्णु प्रयाग कहा जाता है। यानी अब हम गंगा में बनने वाले प्रमुख पंच प्रयागों की बात करने वाले हैं। तो पहला जो प्रयाग हम देख रहे हैं यह आ जाता है भाई विष्णु प्रयाग। किन दो नदियों के संगम पर है? अलकनंदा और धौली गंगा। तो जो अलकनंदा नदी ये जो मुख्य जलधारा है, इसमें एक सहायक नदी जहां मिल जाती है ये विष्णु प्रयाग हो जाता है। उसके बाद में देखें तो दूसरा प्रयाग बनता है भाई नंद प्रयाग। अलकनंदा के साथ में नंदका नदी का संगम हो जाता है। तीसरा है कर्ण प्रयाग। और कर्ण प्रयाग को देखें तो अलकनंदा के साथ में पिंडार नदी का संगम हो जाता है। देखिएगा, पहला धौली गंगा, दूसरा जो है ये नंदका और तीसरा जो है ये पिंडारी या पिंडार नदी आ जाती है। उसके बाद में देखें तो भाई अब एक जलधारा आ जाती है यहाँ से, नदी का नाम है मंदाकिनी। मंदाकिनी का अलकनंदा से जहां संगम हो रहा है ये बन जाता है भी रुद्रप्रयाग। कौन सा प्रयाग कहेंगे? रुद्रप्रयाग। तो जो चौथा प्रयाग आता है ये रुद्रप्रयाग है। और ये रुद्रप्रयाग अलकनंदा के साथ में मंदाकिनी जो नदी है उस संगम पर बन जाता है। एक तरफ आप ध्यान दीजिएगा अलकनंदा नदी है और दूसरी तरफ इनमें जो आकर मिलने वाली नदियां हैं उनके नाम लिखे हुए हैं। ठीक है, अब लास्ट में अगर हम पांचवें मुख्य प्रयाग की बात करें तो ये देवप्रयाग पड़ा, जहां पर अलकनंदा नदी का भागीरथी से संगम हो जाता है। और इसके बाद जब नदी हरिद्वार में चली जाती है तो अब ये पर्वतीय क्षेत्रों को छोड़कर अब ये मैदानों में बहना प्रारंभ कर देती है। और यहां पर इसका नाम क्या हो जाता है भाई? इसका नाम गंगा नदी हो जाता है। अच्छा, महत्वपूर्ण टॉपिक है कि भाई गंगा नदी में बनने वाले जो पंच प्रयाग हैं ये कौन कौन से हैं? तो हमने देखा उत्तर से दक्षिण की ओर क्रमशः विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग और देव प्रयाग। गंगा नदी को गंगा नाम कहाँ मिला है? तो भाई देव प्रयाग के बाद में। और देव प्रयाग में किन दो जलधाराओं का संगम हो जाता है? तो भागीरथी और अलकनंदा। ये दो महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पर बन जाते हैं। इसके बाद देखें तो देखो अब हमने बात करनी है कि यहाँ जो गंगा नदी है, ये जो गंगा नदी हमने पढ़ी है, इस गंगा नदी का बांग्लादेश में जब प्रवाह होता है तो बांग्लादेश में प्रवाहित होने के बाद यह नदी
मेघना नदी के साथ मिलकर, और मेघना में यहाँ पर गंगा के साथ ब्रह्मपुत्र का भी संगम हो जाता है भाई। और अब ये बंगाल की खाड़ी में गिरने से पहले एक डेल्टा बना देती है। ये गंगा नदी है जो बांग्लादेश में चली जाती है, और यहाँ से ये ब्रह्मपुत्र नदी आ रही है और ये भी बांग्लादेश में जाकर अब ये किससे मिल जाती है, एक दूसरे से मिल जाती हैं। देखिएगा यहाँ से ब्रह्मपुत्र जो है वो पूर्वोत्तर भारत से आती है, और अगर हम बात करते हैं उत्तर भारत में अपवाह तंत्र बनता है गंगा नदी का। अब जो बांग्लादेश हम देख रहे हैं, इस बांग्लादेश में यहाँ पर अगर देखें तो एक डेल्टाई प्रदेश का निर्माण होता है, और इस डेल्टा को कहा जाता है सुंदरवन का डेल्टा। ये कौन सा डेल्टा बना भाई, सुंदरवन का डेल्टा। और सुंदरवन डेल्टा की विशेषता कि ये विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। ये कौन सा है, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा। तो विश्व का सबसे बड़ा भी हो जाता है और विश्व का सबसे उपजाऊ डेल्टा भी हो जाता है भी, ठीक है। और यहाँ पर सुंदरी वृक्षों की प्रधानता के कारण इसको सुंदरवन डेल्टा नाम दिया गया है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर हमने देखा कि ब्रह्मपुत्र नदी आ जाती है और यहाँ से गंगा नदी आ जाती है, और इन दोनों के द्वारा ही सुंदरवन डेल्टा का निर्माण कर दिया गया। तो ये हमारा पहला नदी तंत्र था दोस्तों, जिसे हमने गंगा अपवाह तंत्र के रूप में बात की है। अब हम जो अपवाह तंत्र का अगला चैप्टर है ब्रह्मपुत्र और सिंधु अपवाह तंत्र, ये हम अपनी नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। धन्यवाद।